तो हम शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम देखेंगे कि जब सपोज कोई भी बहुत अधिक नर्वस सिस्टम की किसी को बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत अधिक बेचैन हो रहा है, वो उसको अनईजी लग रहा है या वो बहुत डिप्रेस हो रहा है, तो हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैसी कौन-कौन सी होती हैं जो हम लेते हैं। तो आई थिंक रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप सभी परिचित हैं इससे। तो इसमें जो मेन होती हैं, वो होती हैं आईआरटी, क्यूआरटी, डीआरटी और एमएसआरटी। ये 4 टेक्निक्स होती हैं जो मेन होती हैं। तो इसमें आप लोग किस-किस के एमएसआरटी के बारे में तो सोनिया जी बताएँगी 100%। बाकी आईआरटी के बारे में या क्यूआरटी या डीआरटी अगर किसी को जानकारी है, तो उसका स्वागत है, वो बता सकता है। अदरवाइज़ हम पहले एमएसआरटी से शुरू करते हैं, फिर हम इन पर आते हैं। सोनिया जी आप रेडी हैं? ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। आराम से ले लीजिए आप अपना टाइम। ठीक है मैम, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट। एमएसआरटी एक ऐसी टेक्निक है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, है ना। ये एस व्यासा बैंगलोर वहाँ पे हम लोगों ने सीखी थी। मतलब इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने ही सीखी थी, उसी ने मुझे सिखाई थी। उसके साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था 60 लेडीज पे, जिन पे 30 पे हमने ये टेक्निक अप्लाई की थी। और एक रिजल्ट उसका ये था कि 15 दिन में तो हमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। तो 30 दिन बाद हमें ये रिजल्ट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ था। तो माइंड साउंड जो आपका माइंड को में जो हमारे हलचल होती है ना, बेसिकली एक हाउस वाइफ का एक ऐसा सेक्शन रहता है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड रहता है। तो हम लोगों ने उसी पे लिया था। तो उसमें टेक्निक में ये रहता है कि जो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस होती है ना, जैसे साउंड वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं उसमें, जिसमें पूरी बॉडी में मतलब जो वाइब्रेशंस हैं उनको फील करना साउंड के थ्रू। और साउंड क्या होता है, जिसमें आप चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग उसमें तब एस व्यासा जो हमने करा था वहां से, तो उसमें 2 तरह के साउंड थे। एक तो ओम चैंटिंग थी और एक महामृत्युंजय मंत्र की थी। तो महामृत्युंजय मंत्र से ही ये स्टार्ट होता है और इसका पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि एक बहुत एडवांस योगा टेक्निक है। इसमें जो रहता है ना, पैटर्न ये रहता है कि साउंड वेव, जैसे आप समझ लीजिए लहरें हैं, तो लहरें जब एक लिमिट तक ऊपर गई, उसके बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और नीचे एक प्लेन समतल पे आ जाती हैं। तो इसका बेसिकली यही वो है कि आप सजगता से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी मतलब चेंजेस हो रहे हैं, कोई नॉइजेस आ रही हैं या आपके माइंड में भी कुछ भी, अगर मतलब कहते हैं ना डेली हाउसवाइफ की सुबह से लेकर रात तक एक ड्यूटी रहती है, तो कुछ ना कुछ और बिजी विदाउट वर्क कहा जाता है। और बहुत सारी चीजों से एक जिसे कहते हैं ना रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती उनके काम को। तो एक हम लोगों ने देखा था, मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं जिनको कहा जाता है कि ये बहुत मतलब इन पे स्ट्रेस ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, देन यू विल फाइंड कि जो हाउस वाइफ का स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन लेवल है वो वर्किंग वुमेन से ज्यादा होता है। तो उसमें यही होता है कि लेट देम कम, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, या ऐसा जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाले, लेट देम कम, देखेंगे। तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। इसमें मतलब ऐसा नहीं रहता कि बैठ के करना है या खड़े होके करना है, कोई स्पेशली मुद्रा इसमें नहीं स्पेसिफाइड है। इसमें आप बैठ के भी कर सकते हैं और जो नहीं बैठ के कर सकते वो आराम से लेट के भी कर सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि हम टेक लगा के बैठेंगे, कई लोगों ने कहा नहीं हम इतनी देर नहीं बैठ सकते तो हम लेट के बैठेंगे, लेट के ही इस उसको करेंगे।
तो थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि वाइफ्स के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने इस टाइप से टारगेट किया था कि वो हाफ एन आवर के लिए अपने मतलब एक डेली रूटीन से बाहर निकलें, और उनका स्ट्रेस लेवल उतना ज्यादा नहीं था जितना मतलब डिप्रेशन मोड पे जो मतलब इस टाइप के पेशेंट्स नहीं थे उसमें बेसिकली हाउसवाइफ्स की थी। और हाउसवाइफ्स का डिप्रेशन लेवल तब पता चलता है जब मतलब थोड़े से उनके अंदर फिजिकल और मेंटली चेंजेस हम देखते हैं। तो हमने उन हाउस वाइफ्स को, जैसे हम लोग हैं, तो एक स्ट्रेस लेवल जिनका एक अच्छे लेवल पे था उनको ही हमने टारगेट किया था। तो इसमें जैसे महामृत्युंजय आपको पता है कि इट इज विन ओवर फियर ऑफ डेथ, महामृत्युंजय मंत्र। तो फियर ऑफ डेथ जो होता है ना, उससे वो विन करता है। तो उसमें कहते हैं ना कि उनको इसी तरीके से हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी कि हम सबसे पहले चैंटिंग करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की, प्रेयर के रूप में महामृत्युंजय मंत्र था। और उसके बाद एक QRT टेक्निक होती है जिसमें क्विक ऑब्जर्वेशन, ये रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले मंत्र चैंटिंग की एज अ प्रेयर। उसके बाद उनको आराम से आंखें बंद करके उनके जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी उसको उन्हें ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना। उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करके, इट इज नॉट लाइक कि मतलब हमने महामृत्युंजय मंत्र करा और एकदम से स्टार्ट कर दिया। लेट देम रिलैक्स, और उनके मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। और जैसे हमारा नमोकार मंत्र पे एक बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है, ऐसे इन लोगों का महामृत्युंजय मंत्र पे बहुत अटूट विश्वास होता है। इन्हें लगता है कि वो आने से, मतलब जैसे हम लोगों को समझाया गया था मैम, थोड़ा सा ये हिलेरियस सा है कि जैसे वो वो नागिन पिक्चर आई थी ना श्रीदेवी की, उसमें जैसे वो ऊपर आती थी तो वो और तेज तेज बीन बजाने लगता था। तो उसमें उस हिसाब से कि आने दो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हम लोग इसको मंत्र की शक्ति से थोड़ा सा उस वेव्स को काम डाउन करेंगे। पहले इसको उठाओ, जितनी आ रही है आने दो, उसको धीरे धीरे हम मंत्र की शक्ति से काम डाउन करेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वाज प्रेयर, देन QRT जिसमें आपने ऑब्जर्व किया। थर्ड वाज कि आपने बहुत लाउड चैंट किया ओम 3 बार, 3 राउंड्स ऑफ ओम चैंटिंग। और ओम आपको पता ही है एक यूनिवर्सल साउंड है, और इसकी तो सबको मतलब किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं है मेरे ख्याल से। ओम तो अपने आप में ना रिलैक्सिंग है। और ओम में जो म की ध्वनि, वैसे जैसे महाराज जी बताते हैं ना ओम अरहम नमः, तो अरहम में म की ध्वनि को हम माइंड में अपने गुंजायमान करते हैं, ऐसे ओम की ध्वनि को मस्तिष्क में गुंजायमान करते हैं। और वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे वो आते हैं ना टीवी में कि सोना बेल्ट सीट बेल्ट वो वाइब्रेट होती है, बॉडी ऑफ फैट जा रहा है, तो ऐसे वो जो वाइब्रेशंस होती है ना हमारे अलग अलग चक्रों पे, उस वक्त उन्हें चक्र नहीं बताए गए, सिर्फ यहाँ पे उनको माइंड का ही बताया जाता है, क्योंकि इतना नहीं रहता कि वो चक्र वगैरह, मतलब इतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहते वो लोग। तो वो वाइब्रेशंस उनको फील कराई जाती हैं। ओम बहुत लाउड चैंट किया, तो जब वो इस लेवल पे ओम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई इविल था जो उनके माइंड में था, वो थोड़ा सा तो कम हुआ, एक सौ तो डिशुम डिशुम हो ही गई हमारी। तो ऐसे धीरे धीरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे, जैसे महाराज जी कहते हैं ना एक लाउड नाद होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसी ओम को आपको अंदर ही अंदर फील करना है। इट वॉज नॉट लाइक कि ओम 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 और नेक्स्ट स्टेप पे आए, उसको फील कीजिए अंदर, उसको ओम को अंदर ही अंदर आपके चलना शुरू हो जाता है वो माइंड में। तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग उस नेगेटिविटी और सब चीजों से हटके अपने ही अंदर आता चला जाता है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना। इसको मैं ये नहीं कहूंगी 3 बार तेज किया फिर 3 बार धीरे किया और इसमें आपको बहुत कुछ चेंजेस लगेंगे, नॉट लाइक दैट। उनको फील करवाने हैं चेंजेस और फील करने दीजिए, वो बहुत रिलैक्स होने लगते हैं ओम की चैंटिंग और महामृत्युंजय के मंत्र के बाद। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र जो इनका होता है वो 3 बार लाउडली चैंट कराया जाता है इनको। और जहां वो मंत्र चैंट करते हैं, जैसे आज हमें भी अगर नमोकार मंत्र अगर हम ध्यान से अगर हम बोलते हैं ना, तो हमारे काफी सारे हम फियरलेस हो जाते हैं। तो ऐसे इनका महामृत्युंजय मंत्र पे विश्वास होता है, तो ये फियरलेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इट वाज नॉट लाइक कि बहुत जल्दी जल्दी मंत्र, बहुत आराम से उच्चारण करते रहते हैं।
मतलब काफी टाइम लग जाता है इसमें। उसका 3 बार हम लाउड नाद होता है महामृत्युंजय मंत्र का। उसके बाद धीरे धीरे उसका फिर से स्लो उसी मंत्र को अंदर ही अंदर चलने देते हैं। जैसे सूक्ष्म नाद हमें सिखाया गया है ना, उसी के वाइब्रेशंस को हम अंदर अंदर फील होने लगते हैं। यहाँ तक उन्हें लगता है कि हाँ भाई अब नागिन कंट्रोल में आ गई है हमारे पूरी तरह से। तो मतलब फिर धीरे धीरे स्लोली वो कंट्रोल में आते चले जाते हैं, उनके थॉट्स कंट्रोल में आने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती इसका बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट घर जाके, तो वो ये कहते थे कि घर जाके तो सब बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आधा घंटे की रिलैक्सेशन इतनी अच्छी हो जाती है उनके। उसके बाद फिर जब महामृत्युंजय मंत्र अंदर ही अंदर चलने लगता है ना, फिर वो धीरे धीरे स्लोली अपना ये ओम की साउंड करते हैं 9 बार। वो हम लोग उनकी गाइडेड मेडिटेशन इनकी रहते हैं, और उसके बाद वो अपने आप ही अंदर जाप करने लगते हैं। उनको हम छोड़ देते हैं। कई बार इसमें ना बीच में लेडीज सो भी जाती थी, तो हमने कभी उन्हें उठाया नहीं। सो रहे तो सोने दो। बेसिकली उनको प्रॉब्लम ही यही थी कि इंसोमिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को थी उसमें। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हमारी क्लास में आके सो जाते थे, कुछ तो हम दे ही देते थे उन्हें। लेकिन उनको अंदर ही अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग आती थी। उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस हो जाता था। आधे लोग उसमें साइलेंस के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे, और वहां पे मतलब कई लोगों का मैंने ये भी देखा कि जो सरदर्द था वो कई लोगों का क्योर हुआ इससे, है ना। और उसके बाद जो क्लोजिंग प्रेयर कोई भी, मतलब मैं तो यही कहती थी, क्योंकि एकदम से इतने साइलेंस के बाद एकदम आप नहीं उनको उठा सकते। धीरे 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 फिर स्लोली वो अपनी चेतना में आते थे, और फिर क्लोजिंग प्रेयर हम लोगों ने उन्हीं से करवाई। अब चाहे वो क्लोजिंग प्रेयर में कोई कुछ भी बताए, मतलब। तो इस टाइप से ये माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक होती है, जो आपकी साउंड वाइब्रेशंस जो होती हैं वो आपके अंदर की नेगेटिविटी और माइंड को में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और वाइब्रेशंस के थ्रू पूरे माइंड की हीलिंग करती है। ओके, थैंक यू सोनिया जी। आई थिंक एमएसआरटी सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। एक्चुअली एमएसआरटी सिर्फ किस पे वर्क कर रहा है कि जो साउंड वेव्स हैं, वो चाहे आप क्रिएट कर रहे हैं या आपके माइंड की वेव्स हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था बीटा अल्फा थीटा गामा थीटा डेल्टा, ये 4 वेव्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। तो जब भी ये रिजोनेंस होता है तो इसमें पहले कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को एकदम कूल डाउन कर दें। तो वो जैसे-जैसे कूल डाउन होता है तो उसके ब्रेन के बीटा वेव्स ऑटोमेटिक डीएक्टिव होते जाते हैं। बीटा वेव्स जैसे-जैसे कम होते हैं तो उसका कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो थोड़ा-सा पैसिव मोड में जाने लगता है, और जो सबकॉन्शियस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस में इंड्यूस कराना चाहते हैं और उस समय अगर कॉन्शियस एक्टिव हो, अलर्ट मोड में हो, तो वो नहीं करा पाते हैं, बिकॉज कॉन्शियस लॉजिकल होता है, और मोस्टली हमको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस इंड्यूस कराने होते हैं सबकॉन्शियस में कि जो कॉन्शियस नहीं मानेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। तो ये कुछ मेरे बिलीफ पैटर्न होंगे, कुछ ट्रिगर पॉइंट होंगे मेरे माइंड में जो मुझे अर्न करने से या पैसा कमाने से रोक रहे हैं। अब यदि मैं बोलूँगी कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है और मैं बहुत धनवान हो गई हूँ, तो कॉन्शियस माइंड इसको यहाँ रोक देगा कि कहाँ है पैसा? इतनी सारी प्रॉब्लम है, और इस थॉट को वो सबकॉन्शियस में इंड्यूस ही नहीं होने देगा। तो जब ये एमएसआरटी के से हम अपने कंप्लीट बॉडी को एकदम रिलैक्स्ड कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स्ड होके पैसिव हो जाता है, और उस समय आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंड्यूस होते हैं। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड अनलॉजिकल होता है, उसके पास टाइम के कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि ये पर्टिकुलर इसी एरिया में काम करेगा, पूरे ब्रह्मांड में वो काम कर सकता है। तो उस समय हम जो गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू उसको जो भी थॉट देते हैं,
वो उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है और सबकॉन्शियस उसे पूरा करने के लिए जो भी सिचुएशंस क्रिएट करनी है वो करने लगता है। तो इस तरह से एमएसआरटी या कोई भी मेडिटेशन हो, आप किसी भी तरह का कोई भी मेडिटेशन उठाइए, उसके जो कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले तो उस व्यक्ति को आप रिलैक्स्ड कीजिए। जितना अच्छा वो रिलैक्सिंग पोजीशन में आएगा, उतना अच्छा उस पर उस मेडिटेशन का इफेक्ट होगा। और मोस्टली जब हम थेरेपी वे में जाते हैं, तो हमको गाइडेड मेडिटेशन का ही हेल्प लेना होती है। बिकॉज़ वो खुद तो अपने आप को गाइड करके अगर ठीक कर सकता होता, तो उसको हमारे पास तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको सबसे पहली ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम उसको गाइडेड मेडिटेशन कराएँ। अब गाइडेड मेडिटेशन कराने के लिए ये ज़रूरत है कि गाइडेड मेडिटेशन मतलब आपको उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं और वो इंस्ट्रक्शन आप उसके डायरेक्ट सबकॉन्शियस में दे रहे हैं। मतलब एक ये जो हिप्नोटाइज हम करते हैं, उसकी जस्ट स्टार्टिंग स्टेट हो जाती है। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि जब हिप्नोटाइज कंप्लीट हो जाता है तो उसका खुद का कॉन्शियस जीरो हो जाता है। आप जो बोलेंगे वो कर देगा, लेकिन इसमें उसका कॉन्शियस जीरो नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। तो अब इस समय आपको बहुत अलर्ट होना पड़ता है कि आप उसे इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं। सारे आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, मेकिंग ऑफ सेंटेंस है, इन सारे पर डिपेंड करेगा कि आप उसे क्या दे रहे हैं। तो यहाँ आप जो भी बोलेंगे और जो वो सुनेगा, वो मेडिसिन का काम करेगा। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो आप गाइडेड मेडिटेशन में जो आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे, उनके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हम वो भी देख लें। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन को ना लेके हम सारे टाइप के मेडिटेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहली ज़रूरत तो क्या होती है उसकी, कि वो प्रेज़ेंट टेंस में होना चाहिए। आप जो भी गाइडेड मेडिटेशन में आप जो भी निर्देश या जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसका मेंटल स्टेटस देखना पड़ेगा, उसका फिजिकल स्टेटस देखना पड़ेगा, वो ओवरऑल आप एनालिसिस करके इसको बनाएंगे। सो फर्स्ट तो क्या हो गया कि वो प्रेजेंट काल काल में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में, ऐसा ना हो कि वो पास्ट या फ्यूचर में हो। फर्स्ट है ना। सेकंड, वो किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम मेडिटेशन, किसी भी टाइप का मेडिटेशन कराते हैं, तो एक बिल्कुल थंब रूल बना के रखें कि हम उसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लेंगे। कभी भी किसी भी कोई ऐसे सेंटेंस को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है जिसमें नहीं वर्ड आ रहा हो। ठीक है। तो दूसरा हम इसका ध्यान रखेंगे। तीसरा हमको ध्यान क्या रखना है कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, उसका मीनिंग एकदम क्लियर हो, डाउटफुल ना हो। कैसे? जैसे अभी मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं, राइट? अब हम आपसे बोलें कि आप उठने की कोशिश कीजिए, उठिए मत, कोशिश कीजिए, तो शायद आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएँगे। लेकिन यदि मैं बोलूँ खड़े हो जाएँ, तो आप एक बार में खड़े हो जाएँ। तो ये जो कोशिश कीजिए या ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर पाएँगे, ये सब क्या हो जाते हैं? डाउटफुल हो जाते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन में हमेशा जो सेंटेंस है वो एकदम सटीक और क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फिर सेंटेंस कोशिश करें कि छोटा हो। एक सेंटेंस ऐसा एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि 7 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। है ना? मतलब से बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा कि आप 3-4 लाइनें हो गई और वो एक ही सेंटेंस चल रहा है। तो छोटे-छोटे सेंटेंस में होना चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें गाइडेड मेडिटेशन के दौरान हम सावधानियाँ रख के और फिर देखेंगे कि उसकी फिज़िकल ज़रूरतें क्या हैं, उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है और उसके हिसाब से क्या नीड है।
और उसके हिसाब से उसके जो गाइडेड इंस्ट्रक्शंस है उनको हम तैयार करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जब हम ये एक दिन में तो असर होगा नहीं, है ना? जैसे भी सोनिया जी ने बोला था कि 15 दिन तक कोई असर नहीं हुआ। 100% नहीं होगा, क्योंकि आज हम जो भी मान लीजिए 25, 30, 40 जो भी साल का पेशेंट होगा, जितने भी साल का, उतने साल तक तो उसने मिसयूज किया है। तो अचानक से कैसे इफेक्ट चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास मैजिक नहीं है ना? तो हमेशा पेशेंट से ये बात क्लियर कर लें कि भाई आप अगले 6-8 महीने तक करने वाले हैं कि नहीं? यदि नहीं करने वाले हैं तो बेटर है आप नहीं करें। मेरी भी मेहनत खराब होगी, टाइम खराब होगा, आपका भी पैसा और टाइम सारा बेकार जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इन फ्यूचर आप हर जगह यही बोलेंगे कि योग से कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि भाई जितनी आपकी एज है, जितने समय तक आपने चीज़ों को बिगाड़ा है, उतने मंथ तो दीजिए सुधारने के लिए। क्योंकि चीज़ें बिगाड़ना बहुत आसान होता है, बट उसको ठीक करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा इस बात की एश्योरिटी रखें कि भाई ये कोई मैजिक नहीं है कि हमने छड़ी घुमाई और चेंजेस हो गए। अब फिर आप जो एक मेडिटेशन का एक जो आप डिज़ाइन कर लेते हैं, कोशिश करें कि उसको कम से कम 40 डेज़ कम से कम उसको रखें। वैसे जो मुझे उस साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, शायद हॉकिंसन है, बट श्योर नहीं हूँ मैं। उन्होंने जो फ़ॉर्मूला दिया है तो उसके हिसाब से ये होता है कि 66 डेज़ में, मतलब 0 से लेके 263 डेज़ में किसी में भी चेंजेस किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट के 66 डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 22 डेज़ में तो उसकी जो पहले से इंस्टॉल चीज़ें हैं, वो डिलीट होती हैं। दूसरे 22 जो डेज़ होते हैं, उसमें आप जो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप वो इंस्टॉल करते हैं, और जो लास्ट 22 डेज़ होते हैं, उसमें वो एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से लगभग 66 डेज़ का टाइम लगता है, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 20 से लेके 30 डेज़ के बीच में, वो जो व्यक्ति ने जो भी कमिट, मान लीजिए कोई अल्कोहल लेता है और उसने अपने आप से कमिट किया कि मैं नहीं लूँगा, तो 20 से 30 डेज़ के बीच में उसका ये कमिटमेंट टूट जाता है। लगभग ऐसा एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये ऑन एवरेज माना गया है, बट ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक एवरेज ऐसा माना गया है। तो जब भी मेडिटेशन हम शुरू करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, तो जो एक आपने डिजाइन किया है उसको आप कंटिन्यू कराएं, और वही शब्द, वही टाइम, वही जगह, ये 3 चीजों का ध्यान रखें। इसको आप बिल्कुल ऐसा लें जैसे मान लीजिए कोई एक बीज मुझे लगाना है अपने गार्डन में, तो हम ऐसे ही नहीं डाल देते। हम सबसे पहले उसकी मिट्टी को थोड़ा ठीक करते हैं, है ना? उसमें जो भी पत्थर कंकड़ जो भी हैं वो चीजें हटाते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि उसमें हम कुछ-कुछ चीजें मिक्स करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र मिक्स किया, अगर वहाँ पर बहुत अधिक कीड़े हैं तो कुछ ऐसी चीजें मिक्स की कि वो खत्म हो जाएँ, है ना? उसको पोला बनाया, अगर वो हार्ड है तो उसको हम खुरपी या किसी चीज़ से उसमें थोड़ा-सा एयर भरते हैं और उसको थोड़ा पोला नरम बनाते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं। तो जब भी किसी के ये जो मेंटल मैकेनिज्म है, जब ये बन जाते हैं, अब लगभग 20 के ऊपर, 20 ईयर के ऊपर, तो ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है? इसका इवन आध्यात्म में भी देखने को मिलता है। आध्यात्म में लगभग 30-35 साल के बाद व्यक्ति इसलिए नहीं पूजा करता है कि मुझे पूजा करना है। इसलिए करता है कि उसके अंदर कहीं इनसिक्योरिटी बैठ जाती है कि यदि मैंने पूजा नहीं की तो ऐसी हानि ना हो जाए। मोस्टली, सभी को नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन होता है ऐसा। और खासकर एक ये मतलब जो धर्म ऐसे टोने, टोटके और ये चीज़ें ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा मन्नत माँगी जाती है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि वो पूजा के साथ उनका स्वार्थ जुड़ा रहता है।
तो उस समय वो जो पूजा करते हैं वो डर के करते हैं। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक मेरे परिचित हैं, वो बोले मुझे पूजा के लिए 1 घंटा लगता है। इतने सारे उनकी सासू माँ ने इतने सारे वो मूर्तियाँ रख ली देवी-देवताओं की, कि उन सबको नहलाना, उनका श्रृंगार करना, तो बोले 1 डेढ़ घंटा लगता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने कहा भाई आप शॉर्ट कर दो, किसी एक को ही कर लो, सबका मान के। बोले नहीं-नहीं वो फिर ना वो एक बार ऐसा किया था तो वो घर में बहुत गड़बड़ हो गई थी, चोरी हो गई थी और बहुत हानियाँ हो गई थी, है ना? वो बीमार रहने लगी थी। तो ये जो होता है ये अक्सर हमने देखा है कि बाद में किसी न किसी डर से जुड़ जाता है और ये एक चूँकि मेंटल मैकेनिज़्म बन जाता है, तो जब भी आप उसको उसके साथ मान लीजिए वो चीज़ हुई, उसने पूजा कम की, तो उसके साथ वो चीज़ें होंगी भी, कि जो भी हानि होना है क्योंकि ये उसका मेंटल मैकेनिज़्म बन चुका है, एक पैटर्न बिलीफ पैटर्न बन चुका है। ना? तो ये जो जब आप गाइडेड मेडिटेशन किसी को कराते हैं और सपोज़ उस व्यक्ति का आप ट्रस्ट जीत लेते हैं, कि भाई आप जो बोलते हैं वो होता है। तो आपके वो जो गाइडेड मेडिटेशन के सेंटेंस हैं, वो एक मंत्र की तरह काम करेंगे। उसका साउंड, उसका रेजोनेंस, है ना? और उसकी बॉडी हील अप होना शुरू हो जाएगी। तो गाइडेड मेडिटेशन में जब भी हम जाते हैं, एक तो स्टार्टिंग में हमको या थेरेपी में हमको गाइडेड मेडिटेशन की ही हेल्प लेनी पड़ती है। और जब भी गाइडेड मेडिटेशन में जाएँ, तो बहुत सँभल के, बहुत विचार करके उसे डिज़ाइन करें। क्योंकि आप ये मान के चलें कि अगर वो व्यक्ति लगातार वो 4 महीने, 6 महीने करता है, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसका श्वास, उसका बिहेवियर, उसके आगे का भविष्य, वो सब आपके हाथ में है ना? तो इन सारी चीज़ों को सोच के फिर आगे बढ़ें। और ख़ासकर जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो उस समय तो व्यक्ति चूँकि खुद सोचने-समझने की पोज़ीशन में रहता नहीं है। तो वो ऐसा होता ना कि एक पेपर नदी में डाला या एक बोट पेपर की बना के नदी में डाली, तो अब जहाँ धारा होगी वहाँ वो बह जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही उस समय उस पेपर बोट की तरह उसका मन होता है कि आप जहाँ उसको ले जाएँगे, वो आपके साथ बह जाएगा, जब एक बार ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो इसीलिए उस समय हमारी बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो बहुत अधिक प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है कि आप सावधानी के साथ उनको डिज़ाइन करें, सावधानी के साथ उन्हें इंस्ट्रक्शन दें और सारी जो भी प्रोसीजर्स होती हैं उनको फॉलो करें। तो मेडिटेशन में फर्स्ट रिलैक्सेशन होता है, जितना अधिक वो पेशेंट रिलैक्सिंग मोड में आएगा, उतना अधिक उस पर मेडिटेशन का इफ़ेक्ट अच्छा होगा। और जब वो रिलैक्स्ड हो जाता है, तो फिर अब रिलैक्सिंग टेक्निक भी बहुत सारी होती हैं। और रिलैक्स होने के बाद आप गाइडेड मेडिटेशन कराएँ और लास्ट में उसको एंड में प्रेयर या जो भी हो, जिस पर ट्रस्ट करता है। अब इसमें एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम इसमें मंत्र योग का यूज़ करते हैं। चाहे वो ओम चैंटिंग हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, तो उस समय हमको मंत्र चैंट कराना है, क्योंकि वो भी एक साउंड वेव क्रिएट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, और वो भी उसको रिलैक्स करने में हेल्पफुल हो रहा है। बट हमको मंत्र वो कराना है जिस पर उसका ट्रस्ट हो, ना कि हमारा। मान लीजिए मेरा मेरा णमोकार मंत्र पे बहुत ट्रस्ट है, लेकिन मेरे सामने जो बैठा है उसका गायत्री मंत्र पे है। तब मुझे उसको कौन-सा मंत्र यूज़ कराना है? गायत्री मंत्र। क्योंकि जिस पर हमारा ट्रस्ट होता है, उससे हम अपने आप को कनेक्ट जल्दी कर पाते हैं। इवन भगवान को भी आप देखिए, अगर किसी का कृष्ण पर बहुत ट्रस्ट है और आप उसको राम श्री राम के साथ आप जोड़ते जाएँगे, तो वो नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन आप कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 10 सेंटेंस यूज़ करने पड़ेंगे, वहाँ 1 सेंटेंस में ही वो जुड़ जाएगा। है ना? तो मंत्र योग में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। अब रिलैक्सेशन टेक्निक की बात आती है, तो उसमें कुछ टेक्निक तो जैसे आईआरटी, क्यूआरटी और डीआरटी, ये 3 टेक्निक्स होती हैं। आईआरटी क्या होती है? इंस्टेंट रिलैक्स टेक्निक।
तो ये जो इंस्टेंट रिलैक्स टेक्निक होती है, ये मोस्टली कब यूज की जाती है कि जैसे किसी को स्टेज फियर है या कोई अचानक से डर गया है और उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई है, या स्पोर्ट्स के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो रहा है अपने प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये जो आईआरटी है, ये हेल्दी पर्सन के लिए यूज की जाती है। लेकिन मेडिटेशन में आप इसको यूज एक ऐसे टूल की तरह कर सकते हैं कि जो एक थोड़ा रिलैक्स कर दे, क्योंकि रिलैक्स एकदम से नहीं होगा व्यक्ति, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 कराना रहेगा। ठीक है। तो ये टेक्निक क्या होती है कि इसमें सिंपली ये होता है कि आप डीप इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए आप अपने बॉडी के हर एक मसल्स को टाइट करते जाएं। जैसे हाथों की मुट्ठी बांध लें, पेट अंदर ले जाके नेवल अंदर ले जाएं और एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करें, पैरों की उंगलियां टाइट कर लें। मतलब अपने बॉडी के हर एक मसल्स को आप जितना मैक्सिमम टाइट कर सकते हैं टाइट करें, और सडनली इनहेल करते हुए सभी को ढीला छोड़ दें। है ना, सारे मसल्स को लूज करें, इनहेल कर लें। तो जब आप ऐसा 5-10 बार करते हैं, तो जो उस सिचुएशन कुछ सिचुएशंस के कारण आप थोड़े से डिप्रेस हो रहे हैं या नर्वस हो रहे हैं या एंजाइटी आ रही है, तो उन सारी चीजों से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो इस टेक्निक का यूज हमेशा किया जाता है प्लेयर्स के साथ, या जो स्टेज फियर है या पब्लिक में बोलने में परेशानी हो रही है, कई बार एग्जाम का भी होता है। फिर क्यूआरटी तो सोनिया जी बता चुकी हैं कि इसमें हम सिर्फ नेवल के मूवमेंट्स पर वॉच करते हैं। लेकिन आईआरटी क्या होती है, आप खड़े होके बैठ के कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्यूआरटी में हमारी बॉडी को एक रिलैक्सिंग पोजीशन में होना जरूरी है, और मोस्टली ये लेट के किया जाता है, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपके नेवल के मूवमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मोस्टली ये लेट के किया जाता है। और जो डीआरटी है, ये क्यूआरटी क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, और जो डीआरटी है ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। तो जो ये डीआरटी है, ये एक तरह से शवासन है, जिसमें हर शरीर के एक एक मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब ये 4 से 5 मिनट में ये कंप्लीट होगा मिनिमम। इसको आप और भी लंबा कर सकते हैं। तो ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जो मेडिटेशन के पहले अगर आप यूज करें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपका नहीं, सॉरी, जो जिसको आप करा रहे हैं पेशेंट का, तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। तो उसके बाद आप जो भी गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसका सबकॉन्शियस इजीली सबकॉन्शियस में इंड्यूस होंगे, और सबकॉन्शियस उसे फॉलो करने के लिए आगे जो भी उसे काम करना है वो सारी डिजाइनिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये मेडिटेशन का थेरेपी में यूज होता है, और हर तरह की थेरेपी में इसका यूज होता है। इवन ये भी देखा गया है कि जैसे अगर जो लगातार मेडिटेट करते हैं उनकी कोई सर्जरी वगैरह होती है, या उनको कोई मान लीजिए स्कार घाव हो गया, तो उसके हीलअप जो हीलिंग टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। यदि सपोज किसी का मान लीजिए 1 महीने में वो हीलअप हो रहा है, तो उनका 15 दिन में ही हो जाएगा। तो ये इस तरह के भी कुछ रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट में देखे गए। तो ये पूरा इस तरह से जो यौगिक मैनेजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ये टॉपिक आज यहाँ खत्म होता है। और आई थिंक सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। तब आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, या कोई कुछ इस बारे में और बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना मंत्र चैंटिंग को लेके। मतलब वो साउंड से रिलेटेड तो नहीं है, मैंने मन में ही किया था। मेरा डेंटल सर्जरी हो रहा था, तो वो डेंटल सर्जरी में मुझे बेहोश नहीं किया था उन्होंने, वो सामने से ही हो रहा था। बहुत सारा ब्लड लॉस देख के मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ऐसे ही घबराओगे तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा। फिर मैंने मन में नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा टाइम लगा, 15-20 मिनट का। लेकिन वो ब्लड लॉस बहुत कम हो गया धीरे धीरे, जब मन शांत हो गया तो। गुड। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
भरत भैया कुछ बोलना चाह रहे थे? मतलब एक्चुअली अरहम ध्यान योग में जब हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं महाराष्ट्र के, उसके पहले हम लोग अरहम नाद करते हैं, तो वो भी एक रिलैक्सेशन, जैसे आईआरटी डीआरटी नहीं है, क्या वो भी एक तरह का रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है? क्योंकि हम लोग डीप में जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली दोनों रिलैक्स करते हैं। एक्चुअली ये भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक ही है नाद। कोई भी नाद हो, आप चाहे ओम का करें, किसी भी तरह का करें, क्योंकि नाद हम कुछ बीज मंत्रों से ही करते हैं। पर्टिकुलर ऐसे किसी भी अक्षर को लेके हम नाद नहीं करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। सो नाद हमेशा आपको डीप रिलैक्सेशन में ले जाने का एक बहुत अच्छा टूल होता है। एंड सेकंड क्या होता है कि जब हम जनरल रिलैक्सेशन करते हैं, जैसे शवासन में कर रहे हैं सपोज, है ना, तो उसमें कई बार मैं भले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, लेकिन मालूम पड़े कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत लंबी चल रही है, आपके थॉट प्रोसेस को मैं नहीं रोक पाती हूँ। कई बार जैसे ही मैंने बोला कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को रोकिए, तो मालूम पड़ा कि जो 1 मिनट में 20 थॉट्स आ रहे थे, वो 40 और 50 हो गए। तो चूंकि जब आप नाद करते हैं ना, तो आपका मन उस पर केंद्रित हो जाता है, तो वो जो थॉट प्रोसेस होती है वो अपने आप रुक जाती है। मतलब उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करने होते हैं। तो जो जैसे हम लोग सब बिगनर्स हैं, तो हम लोग के लिए अगर मेडिटेशन करना है तो नाद एक बहुत अच्छा टूल है ना। और ये दो तरह का होता है, जैसे आहत और अनाहत। तो आहत मतलब जो साउंड के साथ हो रहा है, और अनाहत मतलब जो मानसिक रूप से चल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम आहत नाद बार बार, जैसे सपोज ओम का कर रहे हैं ना, ओम सोहम, ऐसे बहुत सारे इसके बीज अक्षर मिलते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि यदि हम इसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप नहीं भी करते, तो आपकी श्वासों के साथ वो अनाहत रूप से चैंटिंग चलती रहती है। और ये कई बार आपने फील किया होगा कि जब हम बहुत देर तक जोर से बोल के करते हैं और शांत हो जाते हैं, हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो श्वासों के साथ आपको लगता है कि वो मंत्र चल रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस होती है। मैडम, हम लोग कायस्वर भी करते हैं, कायस्वर को मंत्र के साथ करते हैं, वो भी एक रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग और बीजा मंत्र जो है, मोकार मंत्र, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन है। वो मेरे ख्याल से वो भी एक अलग रिलैक्सेशन की एक प्रोसेस हो गई वो भी। हाँ, मेरे ख्याल से यदि आप पहले प्राणायाम कर लें, फिर कायोत्सर्ग कर लें और फिर नाद कर लें, तो फिर और कोई रिलैक्सेशन की आपको जरूरत नहीं रह जाती है। उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं मेडिटेशन के लिए। इसको बोलते हैं ना कि आपकी मन की जो भूमि है वो तैयार हो जाती है, कि अब आप मेडिटेशन के सीड्स उसमें डाल सकें। मैम, इस बार जो भी आपने आईआरटी बताया ना, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, इस बार महाराष्ट्री ने पंचस्थावर मुद्राएं कराई थी उसमें शिविर में। तो पहली जो मुद्रा कराई थी ना, उसमें पृथ्वी मुद्रा में, जैसे ये अपना छोटी फिंगर के लास्ट टिप पे ये अंगूठा रख के और कस के बंद करके, और जैसे आपने बताया ना, सांस को लेना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी को टाइट करते चले जाना है, तो बिल्कुल वही टेक्निक थी ये। तो मैं इवन इसमें ना फेस को भी टाइट करते हैं, कि जैसे फोरहेड भी श्रिंक करें, आंखें की पलकें भी तेजी से बंद करें। तो मतलब एक छोटी मसल्स को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि टाइट करें। तो मैम, वो जो पंचस्थावर मुद्राएं कराई थी उसमें ये 1 मिनट का था। नेक्स्ट अगली मुद्रा थी जल मुद्रा, वो 2 मिनट की। फिर तीसरी मुद्रा आप चाहेंगे तो कभी यहाँ पे भी कर लेंगे, 5 मुद्राएं पंचस्थावर। तो मैम, ये मैं पूछना चाह रही थी, जैसे महाराष्ट्री ने से पृथ्वी मुद्रा का नाम दिया, तो मैम उसका क्या रीजन रहा होगा ये बिहाइंड दिस? उन्होंने कहा कि आपके ठोस जो ऑर्गन्स है ना, उन पे इफेक्ट आता है क्योंकि वो आप टाइट करते हो मसल्स। तो मैम, यही रीजन इसका रहेगा? हाँ, एक्चुअली इसका जहां तक मेरी मतलब समझ है, तो इसके दो रीजन होने चाहिए। एक तो पृथ्वी जड़ता का प्रतीक होता है। दूसरा क्या होता है कि हर चीज ना पृथ्वी तत्व से शुरू होती है। जैसे चक्र में आप देखिए, मूलाधार चक्र, उसका तत्व पृथ्वी है। और तीसरा, पृथ्वी जो होती है वो पूरी जितनी हमारी बोन्स होती हैं, उस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब हम ये टाइट करते हैं, सी होता क्या है कि देखिए, जैसे जब यंग होता है व्यक्ति, तो ऐसे 3 लेयर बॉडी की होती है। सपोज ये बोन है,
इसके ऊपर मसल्स हो गया, इसके ऊपर स्किन हो गया, और ये सब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो जिसके कारण स्किन टाइट होती है, ग्लो होता है, सब चीजें होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो मसल्स के बीच वाली लेयर है ये लूज होने लगती है और थोड़े से कम होने लगते हैं। तो कम होने के कारण क्या होता है, ये बोन को भी छोड़ती है जो टच है, और यहाँ से स्किन को भी छोड़ती है। तो जब ये दोनों लेयर के बीच में गैप आता है तो नतीजा क्या होता है कि जो हमारी स्किन है उसमें रिंकल्स आने लगते हैं, और जो हमारी बोन है वो कमजोर होने लगती है, क्योंकि जो मसल्स का सपोर्ट उन्हें मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि जब हमने ऐसा टाइट किया तो ये सारी चीजें अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जो ये ये जो मसल्स के दोनों साइड जो गैप आना शुरू होता है, ये प्रोसेस को हम स्लो कर देते हैं। मान लीजिए सपोज 55 साल में ये पूरे तरह, या 60 साल में ये रिंकल्स आने वाले थे, तो वो 70 और 75 में आएंगे, क्योंकि जो ये गैप आने की प्रोसेस है इसको हमने बार बार पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ तीनों को, तो वो जो गैपिंग की प्रोसेस है वो हम बहुत स्लो कर देते हैं, और इससे शरीर की स्ट्रेंथ आती है। और किसी भी चीज के लिए आप देखिए, आप कोई भी चीज करना चाहें तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ होना सबसे पहला आवश्यक चीज होती है, क्योंकि जब तक यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं तो आप मेडिटेशन भी कैसे कर पाओगे, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो इतनी देर। तो इसीलिए ज्यादातर चीजें अष्टांग योग में भी देखिए कि आसन लिया गया है जिससे शरीर में दृढ़ता आए, उसके बाद मन पे गए हैं। तो शायद इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वो लिया गया हो। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब कुछ और भी हो सकता है, बट ये मेरी सोच है। ठीक है मैम। मैम एक जो महाराज जी ने जो मैंने आपसे क्रिया आपसे डिस्कस की थी, चक्र क्रिया, वो भी गाइडेड मेडिटेशन के अंडर ही आएगी ना वो भी? बिल्कुल। तो मैम वही बात है ना, जैसे हमें सिखाया गया था पेशेंट नीड्स पेशेंस, तो बिल्कुल। पेशेंट की भी पेशेंस चाहिए और अपनी भी पेशेंस चाहिए उसके साथ, हाँ, और अपनी और कमिटमेंट नर्वस सिस्टम में तो बहुत अधिक। बहुत ज्यादा चाहिए मैम। बिल्कुल। टाइम एंड पेशेंस दोनों चीजें चाहिए आपको। मैडम हम जो क्यूआरटी सीखे या करवाते हैं, क्यूआरटी स्पेशली, उसमें फर्स्ट तो शवासन नहीं करवा होता है वैसे। उसके बाद एब्डोमिनल मूवमेंट जो हो रहे हैं, स्ट्रेंथ हो रहा है और हैजार्ड हो रहा है, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है। उसके बाद ब्रीदिंग का पैटर्न लेते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा करें। ब्रीदिंग पैटर्न के बाद फीलिंग के ऊपर आते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो अपनी बॉडी को फील करें कि आप बिल्कुल अपनी हर बॉडी हल्की हो गई है, जस्ट गुब्बारा जैसे कि हवा भरी ऊपर हो गए, लाइट हो गए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं आप धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल जमीन पे कोलैप्स होगी ग्रेविटी के कारण। उसको हरी 2-3 होगी। बार फील कराते हैं, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग आती है कि अब आप जब सांस ले रहे हैं, आप प्राणवायु ले रहे हैं, तो आप निरोगी हो रहे हैं, आप बहुत अच्छी हेल्थ को अंदर ले रहे हैं। और आप जब सांस छोड़ रहे हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके जो पॉइजनस टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स हैं वो आप बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया होता है। थर्ड उसमें हम लोग एक और लेते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप सकारात्मकता ले रहे हैं, आप काइंडनेस ले रहे हैं, फॉरगिवनेस आप अंदर ले रहे हैं। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो निगेटिविटी आप छोड़ रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये फीलिंग्स जो करते हैं, उसके बाद नॉस्ट्रिल के ऊपर लेके आते हैं। नॉस्ट्रिल पे गर्म हवा बाहर जा रही है और ठंडी शीतल वायु अंदर आ रही है, कोई एक फीलिंग है। तो मैडम कहीं ना कहीं मुझे ये जो करवाते हैं इससे पूरा फोकस इसी पे अटक जाता है, आदमी बाहरी जगत से कट जाता है। तो नियर टू धारणा, जो अष्टांग योग का जो धारणा है ध्यान के पहले का, वो स्थिति आ जाती है, क्योंकि धारणा में डिफोकस चालू हो जाता है, इसमें फोकस बढ़। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है क्यूआरटी की। हाँ, क्यूआरटी बहुत अच्छा होता है, और इसमें भी लगभग 4 मिनट करीब लगते हैं, 4 से 5 मिनट, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम एक ड्यूरेशन रहता है कि ये मिनिमम करना रहता। और इसमें कई बार 2 विपरीत इमोशंस को या सेंसेशंस को भी लिया जाता है, कि जैसे आप फील कीजिए कि आप बहुत ठंडा टेम्परेचर होता जा रहा है और आपको बहुत ठंड लग रही है, और कुछ ही सेकंड बाद आप फील कीजिए कि आप सन एकदम रेज एकदम तेज हो गई हैं और आपको गर्मी लग रही है।
तो इस तरह के भी इसमें दो विपरीत क्या होता है कि जब आपका ब्रेन, एक्चुअली ये ब्रेन एक्सरसाइज है अगर हम इसको बोलें, कि जब आप अपने ब्रेन को दो अलग-अलग चीजों में एंगेज करते हैं ना, तो वो जो विचारों का प्रवाह होता है वो बंद हो जाता है। करेक्ट। जैसे इसमें बहुत सारी, अभी हम आपको बोलें कि हाथ ऐसा करिए ये बड़ा है और ऐसा करिए ये छोटा है। अब मैं सीक्वेंसली आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप करें, तो आप थोड़ी देर में ही गलत करने लगेंगे। जैसे ही आपका ध्यान हटा और आप बड़े में ऐसा करने लगेंगे, छोटे में ऐसा, क्योंकि ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन बने हुए हैं। जी। और उसके अगेंस्ट जब भी आप कोई काम करते हैं, तो आपको अपने विचारों के प्रवाह को रोकना ही पड़ेगा और फोकस उस काम पे करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर आप विचारों के प्रवाह को रोकते, मतलब वो भी एक टाइप ऑफ रिलैक्सेशन है कि उसमें भी आप थोड़ा रिलैक्स होना फील कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये वाकई बहुत अच्छी हैं और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए तो ये वरदान है, ऐसा कह सकते हैं। बस ये है कि व्यक्ति समर्पण के साथ थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के लंबे समय तक करे। ये इसमें एक मेन शर्त होती है जो ज्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। मैम जैसे अभी क्यूआरटी में आपने एमएसआरटी रखा, लेकिन मतलब हम लोगों को अराउंड 45 मिनट्स लगते थे इस सेशन को पूरा करने में। नहीं, क्यूआरटी में नहीं रखा है मैंने। अच्छा आईआरटी, क्यूआरटी, डीआरटी अलग चीज है। अच्छा, ये अलग हो गया। हाँ, ये अलग है क्योंकि ये एमएसआरटी तो लगभग 1 घंटे तक भी चलता है। इसका तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ही 35 टू 40 मिनट्स माना गया है ना। 45 लेकिन मिनट्स इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट रिलैक्सेशन है वो आईआरटी है, उससे थोड़ा अधिक क्यूआरटी, फिर और डीप में डीआरटी, फिर और डीप में एमएसआरटी। तो ऐसे ये एक स्टेप वाइज स्टेप है, ऐसा कह सकते हैं। मैम जैसे डीआरटी आपने शायद 4 to 5 मिनट्स बताया है, तो इसमें योग निद्रा भी इंक्लूड हो जाएगी क्या? ये मिनिमम है कि कम से कम 5 मिनट है, लेकिन ये एक्सटेंड 20-25 मिनट, 30 मिनट तक भी हो सकता है। तो आई मीन इसमें योग निद्रा, आई हाँ, एम आस्किंग शवासन प्लस आगे आप उसको योग निद्रा भी शामिल कर सकते हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए कुल 10 या 15 मिनट ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शवासन बस रहेगा, क्योंकि आप पूरे मसल्स को रिलैक्स कराएंगे, तो आपको 5 से 10 मिनट उसमें ही लग जाएगा। बट आप यदि उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कुछ गाइडेड डाल देते हैं तो वो एक योग निद्रा का काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप दे रहे हैं, उस हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बस जो बेस है वो तो हमारे पास शवासन ही है, एक तरह से देखा जाए। उसी को थोड़ा सा हम अलग अलग टाइप से चेंज कर रहे हैं कि उसी में हम कुछ मंत्र ऐड कर दे रहे हैं और कभी कुछ एक्शन। अब जैसे एक साइक्लिक मेडिटेशन होता है, शायद आप लोग ने सुना होगा नाम, है ना। मैम तो लास्ट टाइम किया था ये। हाँ, तो साइक्लिक मेडिटेशन क्या है, वो पूरे बॉडी मूवमेंट के साथ है एक तरह से, भले ही स्लो मोशन में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान वो जो जो भी ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है और बहुत स्लो कर रहा है, तो आपका पूरा फोकस उस पर रहेगा। और कई लोग, ये किनके लिए होता है, कई लोग होते हैं ना कि हम एक जगह पे नहीं बैठ सकते ज्यादा देर, घबराहट लगने लगती। कई बार लोगों को आंख बंद करने में बेचैनी लगने लगती है, और मोस्टली जब स्टार्टिंग होती है और व्यक्ति आंख बंद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि एक अंधेरे कमरे में मुझे बंद कर दिया है और उसको लगता है मैं कब आंख खोल लूं। और जब वो प्रैक्टिस करता जाता है तो उसमें फिर क्या होते हैं, कुछ जैसे लेजर्स आते हैं ना, उस टाइप की कुछ लाइट बीम्स आनी शुरू होती हैं। फिर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर आने शुरू होते हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्किल, इस टाइप की चीजें आपको दिखेंगी। इनमें भी कलर्स चेंज होते हैं, मोस्टली स्टार्टिंग पर्पल या ब्लू से होती है। फिर कुछ समय बाद ऐसा आता है कि आपको पूरा वो जो एक स्क्रीन है वो ही एक कलर की दिखने लगेगी। अब वो किस कलर की दिख रही है ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैसी थॉट प्रोसेस है, आपके कैसे संस्कार हैं, उन सब पे। फिर वो कलर्स चेंज होते हैं और फाइनली लास्ट में हमको वाइट दिखती है। और जब आपको वाइट दिखने लगती है और अगर आप आंख बंद करो तो फिर आपको, जैसे अभी मान लीजिए आंख बंद करें तो ऐसा लगता है बेचैनी की कोई एक किसी बंद कमरे में हमें बंद कर दिया, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, अपने आप को हम संकीर्ण या पॉइंटेड उसमें पाते हैं।
और उस समय अपन को कैसा लगता है कि अब मैं और अच्छा देख पा रहा हूँ आंख बंद करने में। मतलब जो कॉन्शियसनेस का स्केल बनाया है, क्योंकि ये जो कलर चेंज होंगे ये डिपेंड करेंगे कि आपके कॉन्शियसनेस का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो पॉइंटेड है ये ब्रॉड होता जाएगा और वो अनुभूति आपको आज्ञा चक्र पर होगी। फिर आपको लगेगा कि आप कोई घंटों भी बोले तो आंख बंद करके बैठ सकते हैं, है ना। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आज से जब 10-12 साल पहले मेडिटेशन शुरू किया था तो पहले तो ये लगता था कि ये है क्या, बिठाल दिया जबरदस्ती को। फिर उसकी खोज शुरू की कि भाई है क्या, इसके पीछे साइंस क्या है। क्योंकि जब तक आपको चीजें नहीं मालूम होती ना, आपका ट्रस्ट भी डेवलप नहीं होता और आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते, 100% एफर्ट नहीं दे पाते। जब उसका सारा साइंस समझा तब समझ में आया कि नहीं भाई ये तो बड़ी बहुत ही शानदार चीज है ना। तो बात वही है कि सपोज आपका 1 मंजिल का मकान है, आपके सामने एक 3 मंजिल का मकान है, उसके बाद एक बहुत बड़ा पार्क है और पार्क के आगे बहुत बड़ी नदी है। अब मैं आपसे कितना भी बोलती रहूं कि भाई इसके आगे नदी है, लेकिन आपकी छत से वो नहीं दिखती है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, वो 3 मंजिल वाला मकान। तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है। अगर कोई ऐसी जगह नहीं गया हो जहां सी बीच है और उससे हम बोले भाई इतना पानी रहता है, इतना समुद्र रहता है, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, तो कहाँ क्या फालतू की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पृथ्वी तो है सारी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमने नहीं देखी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो है ही नहीं, वो हमारी दृष्टि की कमी है, हमारे व्यूज जो हैं वो उतने ब्रॉड और बड़े नहीं हो पाए हैं। तो ये चीजों से फर्क पड़ता। तो जैसे जैसे हम अपने आप को ब्रॉड करते हैं, व्यूज को ब्रॉड करते हैं, वैसे वैसे कॉन्शियसनेस अपने आप ब्रॉड होती है। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ब्रॉड होती है तो आपका जो माइंड है वो ओपन अप होना शुरू हो जाता है ना। अभी हमारा ब्रेन 10% हम बोलते हैं कि एक्टिव है और उसमें से भी कुछ 2-3-4% एक्टिव है, बाकी 90% तो एकदम डार्क में है। तो जो हम बोलते हैं कि केवल्य ज्ञान हो गया, केवल्य ज्ञान मतलब क्या, उन्होंने मेडिटेशन और उसके थ्रू अपने जो ब्रेन है उसको 100% एक्टिवेट कर दिया। और जिस दिन 100% हो गया तो कोई चीज मिस्ट्री रह ही नहीं गई, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सारा आपके शरीर में है। तो जब मिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री नहीं रह गई, आपको समझ आने लगी सारी चीजों की, तो वो केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह से मेडिटेशन है एक बहुत ही अच्छी चीज है, बट आप उसको समझ के करें। एक लूसी करके एक इंग्लिश पिक्चर है, बहुत अच्छी है। भैया आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी सी। लूसी करके, लूसी लूसी करके पिक्चर है इंग्लिश की। व्हाट माय, आई एम ऑडिबल, मैं बिजी हूं, बोल, मेरी आवाज आ नहीं, रही है? वॉइस आ रही है आपकी, कम आ रही है। मोबाइल पे हूं एक्चुअली। भैया लूसी पिक्चर कह रहे हो? लूसी 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 पिक्चर के विषय में बता रहा था कि उसमें जैसे आपने बोला ना, हम अभी भी अपने दिमाग का बहुत ही कम 1 और 2% यूज करते हैं। अगर उसका 100% यूज होने लगे, बहुत साइंटिफिक मूवी है, उस पर एक स्टोरी देके बनाया है, अगर और लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी कर लगेगी। इट्स साइंटिफिक साइंस मूवी है वैसे। लूसी, लूसी मंथ, जो मतलब लूसी वो लेडी थी जो पहली एनिमल से, मतलब एपी से, बंदर से पहली मनुष्य लेडी बनी, उसका मनुष्य, नाम लूसी रखा गया। लूसी। उसके ऊपर बहुत अच्छी है, केवल ज्ञान के ऊपर से कोई देखेगा तो बहुत बढ़िया मूवी है। हाँ जी, इस मूवी से आप मतलब एक तरह से केवल्य ज्ञान की क्या रेंज होती है कि आप बिल्कुल मतलब ह्यूमन के ओरिजिन से लेके आगे तक की सब कुछ एक ही मतलब पैरेलल देख सकते हैं कि वो तो उसमें उसका केमिकल रिएक्शन था कि जो उसके माइंड को 100% एक्टिवेट कर देता है। करने पर मतलब एक आप पूछ सकते हैं कि केवल्य ज्ञान की रेंज कहाँ तक जाती है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो स्टोरी बनाई है लेकिन वो वहां तक ले जाते हैं। सही पूरा नाम क्या है मूवी का? लूसी ही है? लूसी 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 ओनली।
तो उसमें इसका कहीं शायद ना कहीं पहले मैडम कभी एक हमको शो भी मालूम आता था, वो भी काफी पॉपुलर हुआ था, सेम चीज पे था ये भी। चलिए, तो आई थिंक सभी की क्वेरीज हो गई होंगी समाप्त, हालांकि होना मैम नहीं चाहिए खत्म एक चीज क्योंकि हाँ, मैम ये पूछी थी मैं, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, तो आप उसमें मतलब स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी टेक्निक्स हमें देनी है? लाइक जैसे अब आपने MSRT के आज हमने डिस्कस किया, QRT और सब करा, साइक्लिक मेडिटेशन जिसमें मतलब पहले जैसे कहते हैं ना स्टिमुलेट किया जाता है, स्टैंडिंग आसन आते हैं, फिर QRT टेक्निक आती है, फिर उसके बाद सिटिंग आसन आते हैं, फिर DRT टेक्निक आती है, वो तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स हो गया। तो मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता दीजिए किस टाइप देखिए, से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, अगर मान लीजिए वो शॉर्ट टाइप में आ रहा है, क्योंकि दो टाइप के आपके आंसर्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टाइप होते हैं, एक लॉन्ग टाइप होते हैं। तो अगर शॉर्ट में आ रहा है तब तो आपको वो टर्म को पर्टिकुलर देना है और एक एक दो दो लाइन में बता देना है। लेकिन यदि लॉन्ग में आ रहा है तब आपको टर्म के साथ उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है ना। और इसमें मोस्टली जो डिपेंड होगा वो अष्टांग योग पे होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज की थेरेपी उठाइए तो अगर आप अष्टांग योग को उसमें फिट करिए कि पहले उस पे मन पे काम करें, फिर उसके शरीर पे काम करें, फिर उसकी थोड़ी प्राणायाम से उसके मन को कंट्रोल करें, फिर प्रत्याहार से उसकी इंद्रियों को इन्वर्ट करें। तो अगर आप अष्टांग योग को एक मैप लेके चलते हैं उसके लिए, है ना, तो वो ऐसा फ्रेम है कि उसमें हर चीज की थेरेपी फिट बैठ जाएगी। ठीक है ना, तो उसको आप लेके चलें तो बहुत अच्छा होगा। और आपको जो थेरेपी बतानी है वो मोस्टली क्या बतानी है कि एक तो कोई भी बीमारी XYZ कुछ भी है, आसन से हम उस पे क्या क्या कर सकते हैं, है ना, उसमें कौन से आसन इंपॉर्टेंट होंगे। आप शॉर्ट टाइप है तो आप आसन का नाम बस लिख दीजिए, लॉन्ग है तो अब बेनिफिट तो आप चूंकि उस बीमारी के लिए उस आसन का नाम दे रहे हैं तो बेनिफिट तो आपने बता दिया है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस लिख दीजिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कब नहीं करना है। फिर प्राणायाम कौन कौन से आएंगे उसमें, और उसके बाद मुद्रा बंद, ठीक है ना, और इसके बाद हम ध्यान। तो ये चार आपको पिलर लेके चलने हैं किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो पॉइंट्स ये चार ही रहेंगे, बस उसके अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिजीज। कि जैसे डायबिटीज है तो आप उसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन लिख देंगे, पश्चिमोत्तानासन लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो ज्यादातर थेरेपी में बेस्ड बस यही रहेंगे चार पॉइंट। ठीक है, मैम मुद्रा बंद भी रहेगा इसमें? हाँ, मुद्रा बंद भी आप यूज करेंगे ना, कि कौन सी मुद्रा हम यूज करें। जैसे इंसोमिया का पेशेंट है तो कौन सी मुद्रा यूज करें। अब मान लीजिए हार्ट पेशेंट है कोई, तो प्राण अपान मुद्रा जो होती है वो यूज करें। अब किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपान मुद्रा यूज करें। तो इस तरह से मुद्रा और बंद जहां यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर में, क्योंकि मुद्रा लगभग सभी के लिए है कोई ना कोई, लेकिन बंद सभी के लिए नहीं है। तो बंद जिस बीमारी में यूज होते हैं उसमें हम यूज करें, नहीं यूज होते हैं तो छोड़ दें उस पॉइंट को। लेकिन आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान, ये चार चीजें तो लगभग मुझे लगता हर बीमारी में आएंगी। सिर्फ ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें थोड़ा सा आपको आसन स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंट कभी भी आसन आपके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे तो नहीं करेगा। तो हमको प्राणायाम, मुद्रा, इस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है मैडम, इसमें फिर आहार और विहार नहीं है तो क्या ये अपने इसमें नहीं आता कि क्या आहार ले? नहीं, वैसे यौगिक थेरेपी में यौगिक थेरेपी ही होती है आचार, विचार, आहार, विहार, चारों को मिला के, है ना। तो बस वो डिपेंड वही करता है कि यदि शॉर्ट आ रही है तो सिर्फ जो योग से रिलेटेड है वो चार पॉइंट डालें, लॉन्ग यदि आंसर आ रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे सभी में एक कॉमन वाक्य होता है कि भाई सात्विक आहार लें, मेरे ख्याल से 100% डिजीज में ये होता है। तो ये एक सेंटेंस तो आपका ऐसा कॉमन रहेगा कि संतुलित आहार लें या सात्विक आहार लें या तामसिक भोजन को ना दें। तो ये ऐसे कॉमन है, मतलब
ये एक आंसर में लिखने के लिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि ये कुछ चीजें ऐसी कॉमन है कि आप उसमें लिख सकते हैं। फिर आप ये चीजें कि भाई हमेशा उसको जो वो नेगेटिव सोच रहा है तो उसको सकारात्मकता की तरफ लेकर आए, है ना? उसका कोशिश करें कि उसको बाहर घुमाने ले जाएं, या कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से उसका मेल मिलाप कराएं कि जो उसको थोड़ा पॉजिटिव कन्वर्ट करें। तो ये कुछ चीजें तो ऐसी है ना नॉर्मल सी कि आपके हर आंसर में आएंगी। मतलब ये पेपर आप लोग को बिल्कुल यूं ही देते बन जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 12:33 हो गया आई थिंक, तो हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।